बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर वेल विशर एंजल। आज इसमें वीडियो के साथ आई हूँ। ये बेसिकली जो है वो आपका स्टैटिस्टिकल पार्ट 1 के पेपर के अकॉर्डिंग है। इसमें जो है मैंने 10 साल के जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर पेपर्स पढ़े हैं वो उठाए हैं, ठीक है, एज अ गेस्ट पेपर। ठीक है, इसमें शॉर्ट थ्योरी में डिस्कस करूँगी। ये आपको नोट्स की सूरत में मिलेगा कि आपने पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब करनी है। जो स्टूडेंट जो है अभी तक थ्योरी से परेशान है, ये उनके लिए बेस्ट मौका है कि वो इन सिर्फ ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये आपका गेस्ट पेपर है 2021, ठीक है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स हैं जो कि थ्योरी से रिलेटेड है। सिर्फ थ्योरी से रिलेटेड मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डिफरेंस के लिए आप दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस के लिए या तो इसको कॉलम वाइज लिखे कि एक कॉलम में एक डेफिनेशन लिखे, दूसरे कॉलम में दूसरी, एक तो इस तरीके से डिफरेंस हो जाता है। दूसरा, इसमें आप कुछ वर्ड्स का के पहली डेफिनेशन लिखे और कुछ वर्ड्स डालें जैसे वाइल, बट, ये वाली चीज़ें लगा के आप अपनी डेफिनेशन को एज अ कंपैरिजन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कवर द मेथड एंड प्रिंसिपल ऑफ collection, observation, their consideration and finding the silent feature of data, while influential statistics deals the procedure of drawing inference about the population on the basis of information obtained by sample. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वो ये कह रहा है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक बेसिकली हमारे पास जो है वो ऑब्जर्वेशन को कलेक्शन करने के लिए मेथड और प्रिंसिपल को कवर्स करता है। आपके लिए और आसान कर देती हूँ कि आपके जो है स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट 3 स्टेप्स यानी कि कैलकुलेशन, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस, कि हम डेटा किस तरह से कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर उसमें हम किस तरह से उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, टेबल, ग्राफ या इक्वेशन, और उसका एनालिसिस करता है। ये जो पूरी 3 स्टेप्स हैं, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कवर होता है। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक बेसिकली इन्फ्रेंस का मतलब होता है कंक्लूजन करना, ठीक है। यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में 2 तरह के डेटा सेट लेंगे, एक पॉपुलेशन का और एक सैंपल का। पॉपुलेशन वो डेटा होता है जिसमें तमाम यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं। सैंपल वो होता है जो कि पॉपुलेशन का पार्ट होता है। इस सैंपल की बेस में आप पूरे पॉपुलेशन के बारे में बता सकते हो, कंक्लूजन कर सकते हो कि ये सैंपल इसी पॉपुलेशन से आया है। दूसरी डेफिनेशन ये भी इम्पोर्टेंट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हिस्टोग्राम एंड हिस्टोरीग्राम। इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो हिस्टोग्राम जो होता है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ होता है। बेसिकली इसकी जो शेप है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इसकी जो शेप है वो इस तरह की कुछ होती है। ये आपकी हिस्टोग्राम होता है। यहाँ पर जो है वो सी बी लिखा जाता है। सी बी मीन्स क्लास बाउंड्रीज आपकी लिखी जाती है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हर क्लास बाउंड्री फ्रीक्वेंसी के साथ अटैच होती है। फिर दूसरी तरफ जो है वो आपके पास हिस्टोरिग्राम है। हिस्टोरिग्राम बेसिकली टाइम सीरीज होता है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है, उसको हमेशा हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं और वाई एक्सिस पर हम वैल्यूज़ रखते हैं। इसका ग्राफ जो है ना यूँ फ्लक्चुएशन की फॉर्म में होता है, ठीक है। आप जब डेफिनेशन लिखोगे इस डेफिनेशन के साथ ये 2 ग्राफ भी बना लें ताकि आपको 3 मार्क्स मिल सकें। हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोरिग्राम इज़ अ ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज डेटा। अब तीसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। ये क्वेश्चन है कि अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। स्टैटिस्टिक्स जो है ना बेसिकली 2 डेटा पर है कि डेटा पर जब हम मेथड अप्लाई करते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू डेटा हम बताते हैं कि हम इस वक्त कौन सा फार्मूला लगाएं, अनग्रुप डेटा का, अनग्रुप का या ग्रुप का। तो उसके लिए हमारे पास अनग्रुप डेटा वो डेटा सेट होता है जो जिसमें बहुत सारी वैल्यू रिपीट हो रही होती है, लार्ज नंबर ऑफ टाइम होता है, वो किसी भी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी से गुजरा नहीं होता, वो अनग्रुप डेटा होता है। और जो ग्रुप डेटा होता है बेसिकली ग्रुप डेटा वो डेटा होता है जिस पर स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई होता है, हुआ होता है, और वो आपके पास आते हैं। जैसे आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं उसको आप टेबल की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म, टेबल की फॉर्म में या क्लासेस की फॉर्म में शो करते हैं, तो वो आपके पास जो है वो ग्रुप डेटा होता है, और उसके साथ जो होती है आपके पास कुछ वैल्यूज़ एसोसिएट होती है। हर ग्रुप या हर क्लास के साथ जो है आपकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ एसोसिएट होती हैं, तो ये आपका ग्रुप डेटा होता है, और इसको फ्रीक्वेंसी डेटा भी बोलते हैं या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अनग्रुप डेटा विच इज़ इन फॉर्म एज इट इज़
collected and has not been undergone any statistical treatment. On the other hand, group data present in the form of frequency distribution. अब ये जो है अनग्रुप डेटा ग्रुप डेटा का जो है ग्रुप डेटा में क्लासेस होती हैं और अनग्रुप डेटा में क्लासेस नहीं होती। ग्रुप डेटा में फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होती है आपके पास। इनके डिफरेंट मेथड और डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज। ये बेसिक चीज़ है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज में क्या डिफरेंस है। दी वेरिएट्स वैल्यू ऑफ द क्लासेज आर कॉल्ड क्लास लिमिट। वेरिएट्स वैल्यूज मीन के एक क्लास आपकी जो है अगर 10 पर एंड हुई है तो दूसरी क्लास आपकी 11 से स्टार्ट होगी, वो 10 से स्टार्ट नहीं होगी। ये दोनों वैल्यू 10 और 11 डिफरेंट वैल्यू है, इसलिए ये क्लास लिमिट्स हैं। अगर यही क्वेश्चन दिया जाए 10 के साथ एंड हो और 10 से स्टार्ट हो अगली क्लास, तो वो क्लास बाउंड्रीज कहलाती हैं। Two variates value which describe the two class limits of a class are called class boundaries। तो ये आपके पास 2 to 10 है, ठीक है, और ये आपके पास जो है 11 to आपके पास 19 गिवन है। नेक्स्ट क्लास जो है वो आप 20 से अगर स्टार्ट करें, 20 से लेके आपकी ये वैल्यू बनती है 29। अब देखें इसमें जो लास्ट अपर वैल्यू है वो आपके पास जो है 10 है और लोअर वैल्यू अगली क्लास की 11 है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्लास लिमिट्स हुई। अगर इसी को हम दूसरे में चेंज करें तो ये आपके पास क्या वैल्यू होगी, ये 10 है, ठीक है, ये इसी क्लास को मैं 10 से स्टार्ट करती हूँ, अब ये वैल्यू सेम है तो ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिस्ट द मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल कौन से हैं। आपके मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल हैं टाइटल, बॉक्स हेड, स्टब, बॉडी ऑफ द डेटा, प्रीफैक्टरी, फुट नोट एंड सोर्स नोट। ये 6 स्टेप्स हैं जो पार्ट्स हैं जो किसी भी टेबल को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड। ये इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है। फिक्स बेस मेथड से आपको पता चल रहा है कि आपका मेथड में जो है फिक्स वैल्यू बेस ईयर लिया जाएगा, और चेन बेस मेथड से चेन का वर्ड जो है वो लिंक रिलेटिव से आया, इसमें हम प्रीसीडिंग ईयर लेंगे, नया ईयर। इसकी डेफिनेशन यूँ है, इन दिस मेथड अ पर्टिकुलर इकोनॉमी स्टेबल पीरियड और एवरेज ऑफ सेम पीरियड इज चूजन एज अ बेस पीरियड दैट रिमेन्स फिक्स्ड। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू होगी बेस ईयर की वो फिक्स्ड होगी। हर फिक्स वैल्यू को करंट वैल्यू से डिवाइड करेंगे, करंट वैल्यू को फिक्स बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो यह आपके पास फिक्स बेस मेथड का फार्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। इस मेथड में जो कैलकुलेशन हम जिस फार्मूले से करते हैं उससे बोलते हैं प्राइस रिलेटिव। ये आपके पास जो है वो प्राइस रिलेटिव आ जाएंगे, ठीक। अब चेन बेस मेथड, इन दिस मेथड द बेस पीरियड इज नॉट फिक्स। इसमें बेस पीरियड फिक्स नहीं होता बट गोज ऑन चेंजिंग एंड मूविंग द गिवन पीरियड, और ये हम जो है हम अगली तरफ मूव करते हैं नए ईयर के साथ, ठीक है। इसका फार्मूला जो है जिसको हम लिंक रिलेटिव के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, पी एन डिवाइडेड बाय पी एन माइनस 1 इंटू 100। हर एक के साथ 100 इसलिए मल्टीप्लाई किया जाता है क्योंकि ये इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर की अगर डेफिनेशन आपको पता हो तो उसमें हम रेशो, परसेंटेज और इन चीज़ों को मेजर करते हैं। तो इन परसेंटेजेस और रेशो को मेजर जब करते हैं तो हम उसमें इंडेक्स नंबर के लिए जो है फार्मूलाज में 100 लेते हैं और उसकी बेस 100 रखते हैं। एक्सप्लेन द टर्म्स, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द टर्म्स रिग्रेसेंट एंड रिग्रेसर। ये डिफरेंट टर्म्स हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, ठीक है। रिग्रेसर जो है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिससे हम दूसरे वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इट इज़ नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज प्रिडिक्टिंग द अदर वेरिएबल। रिग्रेसेंट जो है जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से फाइंड आउट करते हैं, मींस डिपेंडेंट वेरिएबल। रिग्रेसेंट का दूसरा नाम क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज बीइंग प्रिडिक्टेड, जो कि प्रिडिक्ट किया जाता है किसी दूसरे वेरिएबल के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सबसे पहले तो आप इसके नाम से ही आपको पता होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, तरतीब या पैटर्न, और डिवाइड करना।
फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी को आप अकॉर्डिंग टू क्लासेस या ग्रुप जब डिवाइड करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। इसकी डेफिनेशन है टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा इनटू क्लासेस अलोंग विद देयर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है उसमें आपने एक टेबल जनरेट करना है, एमी फर्जी सा टेबल करना है। ठीक है, आपने उसमें क्लासेस लेनी है और फ्रीक्वेंसी लेनी है और ये शो करना है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 1 से अगर मैं यहाँ पर 4 लिखती हूँ, ठीक है, और 5 to 8 लिखती हूँ, आप कोई भी क्लासेस लें, ठीक है, उसके सामने यहाँ पर 2 3 के इस क्लास में जो है इतने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, ये 5 to 8 में इतने हैं। जो इस तरह की क्लासेस होती हैं वो ग्रुप्स होते हैं या डेटा होता है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा कहलाता है और इसको हम ग्रुप डेटा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके 2018 वाले पेपर में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, 3 एग्जाम्पल्स देनी है डिस्क्रीट वेरिएबल। सबसे पहले एग्जाम्पल से पहले आपने जो है डिफाइन करना है कि आप डिस्क्रीट वेरिएबल है क्या। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप डिस्क्रीट वेरिएबल को डिफाइन करें, लेकिन आप करेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आ वेरिएबल विच टेक्स काउंटेबल नंबर, वेरिएबल जो होता है जो काउंटेबल नंबर लेता हो, आ सीक्वेंस ऑफ होल नंबर कैन नॉट बी फर्दर फ्रैक्शनड इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। ऐसा सीक्वेंस होल नंबर्स का जिसको फर्दर फ्रैक्शन न किया जाए, ठीक है, वो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाता है। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है जो आपने लिखनी है एग्जांपल्स, जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ ट्रीज इन स्ट्रीट, आप ये भी लिख सकते हो, आप कोई और भी लिख सकते हैं, ऐसी चीज़ें लिखनी है जो डिस्क्रीट वेरिएबल हो। ठीक है, स्ट्रीट्स जो होते हैं वो आपका स्ट्रीट में जो है हाउसेस ट्रीज जो है वो आपके 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, या नंबर ऑफ हाउसेस भी हो सकते हैं, एक स्ट्रीट में आपके पास 10 हाउसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, के फैमिली में कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम, ये सब होल फॉर्म में है। ठीक है, और ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका डिस्क्रीट वेरिएबल है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, डिफाइन रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज बेसिकली जो होती है वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को माइनस करते हैं कि ये डेटा जो है इन दो वैल्यूज़ के दरमियान जो है वो लाई कर रहे हैं। रेंज जो है वो आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन है और ये कभी नेगेटिव नहीं होता क्योंकि डिस्पर्जन आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है। द रेंज इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द सेट ऑफ डेटा। ये एक लाइन की डेफिनेशन है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू के दरमियान जो सब्ट्रैक्शन करके जो आंसर आता है वो आपका रेंज कहलाता है। इसके लिए आप इसके साथ फार्मूला भी लिख सकते हो, आर फॉर रेंज विच इज़ इक्वल टू एक्स एम यानी कि मैक्सिमम या लार्ज, एक्स नोट यानी कि मिनिमम, और स्मॉलेस्ट, ये आपका रेंज का फार्मूला है। इस रेंज के फार्मूला क्योंकि ये डिस्पर्जन का है तो फिर बता रही हूँ कि डिस्पर्जन कभी नेगेटिव नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब ये 3 चीज़ों को डिफाइन करना है। डिफाइन करने का मतलब होता है आप इसकी डेफिनेशन लिखें और अगर इसके साथ कोई फार्मूला है आप वो फार्मूला भी लिखें। ये आपको मैंने जो है 5 ईयर पेपर्स जो भी हैं आपके फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर पेपर जो गिवन है उसमें से कुछ पेपर क्वेश्चन उठाए हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस में क्या है कि इन्हीं को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। अर्थमेटिक मीन, the arithmetic mean of data is obtained by adding up all observation and divided by total number of observation। तमाम observations को आप ऐड करो और total number of observation पर डिवाइड करो। ठीक है, वो आपका अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन जो है वो आपका एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और एक्स बार से इसके 2 तरीके हैं, एक दो डेटा पर अप्लाई होते हैं, एक अनग्रुप डेटा पर और ग्रुप डेटा पर। इसके 3 मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड। आपके क्वेश्चन में अगर मेंशन ही आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ एन पॉजिटिव नंबर इज द nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट है कि आपके पास ज्योमेट्रिक मीन जो है उसको आप n को मल्टीप्लाई करो आपस में। ठीक है, n नंबर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और उसका अंडर रूट लो, उसका अंडर रूट लो और उसकी पावर जो है k लो।
के से मुराद है 1/k, क्योंकि अंडर रूट डाला हुआ है इसलिए मैंने 1/k नहीं लिखा, अंडर रूट के मीन्स के kth रूट इसका अप्लाई करो या nth रूट अप्लाई करो तो वो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन बेसिकली ये रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? हार्मोनिक मीन ऑफ अ सीरीज इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज। ये जो हार्मोनिक मीन है बेसिकली स्पीड वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी आ सकता है ये स्पीड के लिए यूज़ किया जाता है। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो रेशो और परसेंटेज के लिए यूज़ किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अर्थमेटिक मीन जो है वो जनरल यूज़ किया जाता है। उसके बाद है डिस्क्राइब द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड। ये भी क्वेश्चन इसका आ जाता है न्यूमेरिकल के, तीनों में मेजर्स में क्या फार्मूला है और रिलेशनशिप क्या है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियम माइनस 2 मीन, ये इसका फार्मूला है। डिफाइन कोरिलेशन। कोरिलेशन इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल। कोरिलेशन जो है वो हमेशा क्वांटिटेटिव वेरिएबल के साथ लिया जाता है। क्वांटिटेटिव मींस जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे हाइट वेट वगैरह हो गया, ठीक है। स्टेडी और को हम, ठीक है, स्टेडी और को हम जो है वो मेजर कर सकते हैं आप किसी दूसरे क्वांटिटेटिव वेरिएबल के साथ सब्जेक्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग, गेनिंग मार्क्स। तो ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होंगे तो हम इनके दरमियान एक लीनियर एसोसिएशन, एक लीनियर रिलेशनशिप को मेजर कर सकते हैं। इसको मेजर करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इस्तेमाल करते हैं जिसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन सिंपल इंटरकोटाइल रेंज। इंटरकोटाइल रेंज क्या होता है? मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? ये तीनों जो मेजर्स हैं ये आपकी मेजर ऑफ डिस्पर्जन से रिलेटेड है। अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन में ये तीनों कहाँ पर लाई करते हैं? ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में लाई करती है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होती है कि हर वैल्यू जो डेटा सेट होता है उसका यूनिट जो होता है वो आपके पास सेम होता है। सेमी इंटरकोटाइल रेंज क्या होता है? इट इज़ half of the difference between upper and lower quartile. It is also known as quartile deviation. इसको QD से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका बेसिकली फार्मूला क्या है? अपर क्वार्टाइल रेंज और यानी कि Q3 माइनस Q1 यानी कि लोअर क्वार्टाइल रेंज और डिवाइडेड बाय आप 2 करेंगे। ये आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला। अब इन दोनों का है Q3 माइनस Q1, ये रेंज भी कहलाती है। इसका हाफ लें तो आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन आता है। इस वजह से इसे सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता है। सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है उसको क्वार्टाइल डेविएशन भी कहा जाता है। अगर क्वार्टाइल डेविएशन की डेफिनेशन आती है आप यही लिखोगे, mean deviation, sum of deviation of each values from the mean median mode without considering sign divided by the total number of values in called mean deviation. mean deviation जो है वो बेसिक तीन मेजर्स हैं मीन मीडियन मोड से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इसमें जो होता है इसमें साइन को नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, इसमें हम साइन को कंसीडर नहीं करते हैं। हर एक्स में से एक्स बार को निकालते हैं और उसको एब्सोल्यूट कर देते हैं, ठीक है। उसको एब्सोल्यूट कर देने से ये मुराद है कि उसका साइन जो है नेगेटिव को वो पॉजिटिव कर देगा और पॉजिटिव आपका पॉजिटिव ही रहेगा। ये जो मेजर है वो इतनी यूज़ नहीं होती क्योंकि इसमें हम जो है साइन को इग्नोर कर देते हैं। ये कुछ इस तरीके से करता है। अगर हम मीन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बनेगा, अगर मीडियन में से करेंगे तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बनेगा, अगर मोड में से करेंगे तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड बनेगा। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन है द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर और वैल्यूज का स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली आपकी स्क्वायर रूट क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये यूनिट ये जो है चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, ये चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होता है। अभी किसी भी चीज़ में किसी भी वेरिएबल में आप कोई चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो वापस यही आंसर आएगा जो ओरिजिनल वैल्यू है, वैल्यू का आंसर है। अगर उसमें आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन उतने टाइम इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन क्या होता है? आपको इसके नाम से जाहिर होगा सीजनल वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स चेंज और सीजनल अकॉर्डिंग टू सीजन। जैसे विंटर के बाद समर आता है, समर के बाद ऑटम आता है, या फिर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं से ईद किसी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग आपकी जो है डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सीजनल वेरिएशन इज द रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ वेरिएशन अकरिंग विद इन ईयर इन अ टाइम सीरीज। ये टाइम सीरीज का एक कंपोनेंट है सीजनल वेरिएशन। इसको जो है वो सीज़न के अकॉर्डिंग जो है रेपिटेशन आ रही होती है। जैसे आगे विंटर आने वाला है, विंटर में जो है वोलन क्लॉथ का
जो है वो डिमांड बढ़ जाएगी और टी और कॉफ़ी की, आइसक्रीम की डिमांड जो है वो समर में इंक्रीज़ हो जाती है। ये टाइम सीरीज़ का जो है थर्ड पार्ट है, थर्ड कंपोनेंट है या थर्ड पार्ट कहा जा सकता है सीजनल वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 17, राइट 3 प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस की प्रॉपर्टी क्या है? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी जो है ना सेम है, बस डिफरेंस क्या है, वेरिएंस में जो है वो स्केयर आ जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन में स्केयर रूट आ जाता है। वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू इज जीरो। वेरिएंस जब भी किसी कांस्टेंट वैल्यू पर होगा तो वो जीरो होगा। लास्ट टाइम मैंने इससे पहले वाली वीडियो जो मैं आपसे शेयर करूंगी शेयर की हुई है, उसमें जो है कांस्टेंट वैल्यू आपके पास जो है वो 77 आ रही थी। ये कांस्टेंट है, सेम वैल्यूज है, इस पर जो है वो वेरिएंस जो है वो जीरो होगा। वेरिएंस डज नॉट अफेक्ट बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। आप किसी भी चीज़ में, किसी भी वेरिएबल में कोई चीज़ ऐड करें, कोई कांस्टेंट चीज़ लाइक 2, 3, 4, इसमें जब मैं वेरिएंस अप्लाई करूंगी तो ये जो कांस्टेंट, इस पर वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और चेंज ऑफ ओरिजिन से आपके वेरिएंस पर, ओरिजिनल वेरिएंस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या आप डेटा में कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो आपके वेरिएंस पर अफेक्ट नहीं होगा। वेरिएंस कैन नॉट बी नेगेटिव, वेरिएंस नेगेटिव नहीं होता क्योंकि एक तो वो अंडर रूट में होता है, दूसरी बात ये स्केयर हो जाता है, दूसरी बात ये कि ये वेरिएशन है, वेरिएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 18, गिव 3 एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। इससे पहले डिस्क्रीट वेरिएबल को डिस्कस किया था। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली वो वेरिएबल जिनको हम न्यूमेरिकली तौर पर मेजर करते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है और एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। यहाँ पर हम क्वांटिटेटिव को डिस्कस कर रहे हैं। when the variable to be static can be reported numerically, हम रिपोर्ट करते हैं the variable is called quantitative variable। इसमें height of the boy की height जो है वो quantitative है। temperature of इस्लामाबाद सिटी ये भी आपका क्वांटिटेटिव है। नंबर ऑफ कार्स इन डिफरेंट फैमिलीज तो ये भी आपके पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। व्हाट इज़ अ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का वर्ड जो है वो क्लासेस से आया है। हम जो है ये एक प्रोसीजर है जिसमें डेटा को हम क्लासेस में कन्वर्ट करते हैं सिमिलर करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू रिजेंबलेंस एंड सिमिलरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। हम सेम ग्रुप्स को एक ही कैटेगरी में रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है क्लासेस तरतीब देते हैं। इस सारे प्रोसीजर को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन अनवेटेड इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। ये इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है कि वेटेड इंडेक्स नंबर कौन से होते हैं और अनवेटेड इंडेक्स नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, वेटेड इंडेक्स में लेस पेस, पार्शियस और फिशर आता है और अनवेटेड इंडेक्स में आपके पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज रिलेटिव मेथड ये आपके पास आता है। फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड भी आपका सिंगल केस में आता है। ठीक, weighted index number measure the relative change in a group of related variable with respect to base when relative importance are assigned to the variable। हर वेरिएबल को आप कुछ वेट असाइन कर देते हो, उसके अकॉर्डिंग जब आप उसको वेट असाइन कर देते हो तो वो उससे जो डेटा आप करते हो अकॉर्डिंग टू टाइम या एरिया तो वो आपका जो है वो वेटेड डेटा बन जाता है। ठीक है, हर वेरिएबल या हर कमोडिटी को आप कोई वेट असाइन कर देते हो। ठीक है, जब हर एक को इक्वली डिफरेंट वेट असाइन करते हो तो वो वेटेड इंडेक्स नंबर में आ जाता है। और अनवेटेड इंडेक्स नंबर मेजर द रिलेटिव चेंज इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू बेस विदाउट गिविंग रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू ऑल वेरिएबल। तमाम वेरिएबल को आप सेम रखते हो, इक्वल इंपॉर्टेंस देते हो तो वो अनवेटेड इंडेक्स नंबर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्क्राइब द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशंस। अब लाइंस क्या होती है? लाइन वो होती है जिसके थ्रू जो है हम एस्टिमेटेड वैल्यू को फाइंड करते हैं। लाइन जो है वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन, a straight line that best represent the relationship between variables। वेरिएबल्स के दरमियान जो बेस्ट रिलेशनशिप है यानी कि स्ट्रेट लाइन है उसको मेजर करने के लिए हम जो है लाइन बनाते हैं, उस लाइन को हम रिग्रेशन लाइन कहते हैं। इसमें एक एक्स और वाई होता है। इसमें दो तरह की लाइन होती है, वाई और एक्स। ठीक है, और एक एक्स और वाई होता है। ठीक है, ऑन से पहले जो वाई है ये डिपेंडेंट को शो कर रहा है, ऑन से पहले जो एक्स है वो डिपेंडेंट को शो कर रहा है। ठीक है, ऑन के बाद जो वैल्यूज आएगी वो आपकी इंडिपेंडेंट होती हैं। अब वाई ऑन एक्स है यानी कि वाई ऑन एक्स का मतलब वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। बी वाई ऑन एक्स को कैलकुलेट करने के डिफरेंट फार्मूलाज हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स ऑन वाई, अब इसमें एक्स डिपेंडेंट है, वाई जो है इंडिपेंडेंट है, तो एक्स ऑन वाई है एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। यह आपके पास जो है वो रिग्रेशन लाइंस है जिसके थ्रू जो है हम
एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं y की। स्टेट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। ये इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आप अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी चेक कर सकते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ सिमेट्रिकल है क्योंकि इसमें जो है वेरिएबल जो है आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी होते हैं, इंटरडिपेंडेंसी आ रही होती है, इसलिए ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। आप पहले एक्स लिख लो या बाद में एक्स लिख लो, तो आप जब उसको सॉल्व करते हैं तो आंसर सेम आता है। इट लाइज बिटवीन -1 एंड +1, ये हमेशा -1 और +1 के दरमियान लाया करता है। इस बाउंड्री या इस रेंज के अकॉर्डिंग अगर आपकी कोई और वैल्यू आती है तो ये आपका कोरिलेशन नहीं होगा, वो गलत आंसर होगा। इट इज़ अ फ्री फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। अब ये फ्री फ्रॉम, इसमें एडिशन करें, इनके फार्मूले, इसके क्वेश्चन में कुछ एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आपके कोरिलेशन में कोई अफेक्ट नहीं आएगा। जो ओरिजिनल वैल्यू का डेटा है, ठीक है, और जो इंक्रीमेंटिंग या मल्टीप्लिकेटेड डेटा है, उन दोनों का आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, कि टाइम सीरीज के मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं। देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, दीज आर सर्कुलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, ठीक है, सर्कुलर वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन एंड इरेगुलर वेरिएशन। ये 4 कंपोनेंट्स है जिसके थ्रू जो है हम एक कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक टाइम सीरीज डेटा में ये 4 कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं जिसको डिफरेंट मेथड के थ्रू जो है वो रिमूव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज मेंट बाय डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का वर्ड जो है वो वेरिएशन यानी कि स्प्रेड से आया हुआ है, ठीक है। इसका स्प्रेड से आया हुआ है, इसका क्या मतलब है कि हर वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितनी क्लोज है, कितनी फार है। द डिग्री टू विच अ सेट ऑफ वैल्यूज वेरी अबाउट देयर मीन, एक अपनी वैल्यू जो है मीन सेंटर वैल्यू है, उस सेंटर वैल्यू से आपकी जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन है वो कितने डिस्टेंस पर है, वो जो डिस्टेंस है उसकी दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको मैयर कर, वो जो है वो डिस्पर्जन है, वो आपकी क्लोज है या आपकी फार है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। डिस्पर्जन वो होती है और इसको हम डिफरेंट तरीक़ों से फाइंड करते हैं। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रेंज से, स्टैंडर्ड डेविएशन से, वेरिएंस से या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से इसको फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नेम द सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा के सोर्सेज कौन से हैं कि हम उनको कैसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये मेथड है, आप जो है वो क्वेश्चन एयर से सॉल्व कर सकते हो, आप सर्वे के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन आपका प्राइमरी डेटा होता है, ठीक है। अगर मेथड आते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, थ्रू क्वेश्चन एयर मेथड, ये 3 मेथड मैंने डिस्क्राइब किए हैं। ये 3 याद करें, 3 नंबर के क्वेश्चन में जो है वो इनफ है। राइट डाउन दी क्वालिटीज ऑफ अ गुड एवरेज। 26 क्वेश्चन में कह रहा है कि गुड एवरेज की क्वालिटीज क्या है। एक अच्छी एवरेज, एवरेज मीन मीडियन मोड, उनकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। इट इज मैथमेटिकली डिफाइन, कि उसको हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकें, ठीक है, डिफाइन होनी चाहिए। इज यूटिलाइज आर दी वैल्यूज गिवन इन डेटा, जितना भी डेटा सेट है वो जब आप एवरेज को अप्लाई करो तो वो उसमें सारा आ रहा हो। इट कैन बी कैलकुलेटेड इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस, और ये कोशिश करनी चाहिए कि तमाम केसेस में ये है हम कैलकुलेट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी आपके किसी सप्ली के पेपर में क्वेश्चन आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉ डेटा क्या होता है। रॉ डेटा, रॉ मीन खाम, ओरिजिनल। रॉ डेटा जो प्रोसेस फॉर्म में नहीं होता। अ लिस्ट ऑफ द डेटा इन द फॉर्म इन विच दीज आर कलेक्टेड, सो इट इज़ कॉल्ड रॉ डेटा। जो आपके पास एक लिस्ट ऑफ डेटा होती है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज आ रही होती है, रिपीटेड वैल्यूज आ रही होती है, मिसिंग वैल्यूज आ रही है, वो एक कंप्लीट लिस्ट जो होती है वो आपकी रॉ डेटा सेट की होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 28, डिफाइन स्क्यूनेस। द लेक ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस। जब चीज़ सिमेट्रिक नहीं होगी, जब वो चीज़ सेंटर में नहीं लाई करेगी, या उसको जब किसी चीज़ को, किसी डेटा सेट को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, वो इक्वली डिवाइड नहीं होगी, वो उसमें कोई फ़र्क आएगा, वो आपका सिमेट्रिक नहीं रहता, वो फिर आपका चेंज हो जाता है, तो उस चेंज को बोलते हैं स्क्यूनेस। इन अदर वर्ड्स, अ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ नॉन सिमेट्रिकल इज कॉल्ड स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। जब डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सिमेट्रिक नहीं है, नॉन सिमेट्रिक है, तो वो आपकी स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। what is cost of living index number। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो है वो बेसिकली आप
का जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोला जाता है. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर. इसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर भी कहते हैं. दिस इंडेक्स नंबर शोज चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज जनरली कंज्यूम बाय पीपल एज अ कस्टमर. हम जैसे लोग जो रोज़मर्रा लाइफ में जो चीज़ें यूज़ हो रही होती है, वो आपकी जो इंडेक्स नंबर जो इन चीज़ों पर बनता है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होता है या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर होता है. हमारे मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर करते हैं क्योंकि उसमें रिटेल प्राइसेस होती हैं. क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ अ मेंट बाय रेजिडुअल. रेजिडुअल जो है वो एक स्टैटिस्टिकल टर्म्स है, टेक्निक टर्म है, और ये जो है बेसिकली ओरिजिनल वैल्यू में से एस्टिमेटेड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसको ई से शो किया जाता है. ठीक है, और ये हम जो है रेजिडुअल जो है वो टाइम सीरीज डेटा सेट पर ज़्यादातर अप्लाई करते हैं क्योंकि इस रेजिडुअल की बेस से हम अपने डेटा की डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं. The difference between the observed value of the dependent variable and the value predicting using estimated regression equation is called residual. क्या कह रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल अगर y है आपका तो y, और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है यानी कि जब हम रिग्रेशन लाइन फिट कर देते हैं उसके बाद हम x की वैल्यू डाल के y हेड निकालते हैं, उन दोनों का डिफरेंस लें तो आपके पास जो है रेजिडुअल आ जाता है. रेजिडुअल जो है वो बेसिकली क्या होता है, आपके पास डिफरेंस बिटवीन दी ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, और इसको ई से यूज शो किया जाता है. और सम ऑफ रेजिडुअल्स जो होता है वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है, और सम ऑफ स्केयर रेजिडुअल जो होता है वो मिनिमम होता है. ये इसकी प्रॉपर्टी है. क्वेश्चन नंबर 31, नेम्स सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज डिफरेंट हैं, उसमें से कुछ हैं मैगजीन, न्यूज़पेपर, जर्नल ऑफ द यूनिवर्सिटी, सेमी ऑफिशियल जो गवर्नमेंट है उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, रेलवे, नादरा. ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में जो है वो आपका स्टैटिस्टिकल डिवीजन, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, निपा, ये सारे जो है वो आपके पास सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा है. क्वेश्चन नंबर 32, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल. कांस्टेंट जो है वो फिक्स वैल्यू होती है और वेरिएबल चेंज होती है. वेरिएबल का वर्ड वेरी से निकला है, वेरी का मतलब होता है चेंज. कांस्टेंट जो होता है वो आपका फिक्स्ड होता है जो चेंज नहीं होता. ठीक है, जैसे पाई की वैल्यू जो है 22/7 है. वेरिएबल हाइट, वेट वो हर एक की वेरी करती है. ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, ये सारी आपकी जो है वेरिएबल है. डेफिनेशन है, क्वांटिटी विच इज़ फिक्स इज कॉल्ड कांस्टेंट. वेरिएबल एनी करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन, ग्रुप ऑफ इन्वायरमेंट दैट कैन वेरी और डिफर करे वो आपका वेरिएबल है. क्वेश्चन नंबर 33, डिफाइन टू रिग्रेशन कोफिशिएंट. दो रिग्रेशन कोफिशिएंट यानी कि बी वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई, ये आपके सामने मैंने डिस्क्राइब शो किए हुए. द एवरेज चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर यूनिट चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट. इस डेफिनेशन का मतलब है जितना चेंज आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आएगा वही एवरेज चेंज जो है किस में आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल में. जो चेंज इंडिपेंडेंट में आएगा उस इंडिपेंडेंट चेंज जो है उस चेंज से आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में एवरेज चेंज आएगा. ये आपके दो कोफिशिएंट्स है. अक्सर एमसी उसमें पूछा जाता है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं कौन कौन से हैं या स्लोप्स क्या होते हैं. ये बी वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई जो है ना ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है. इसको स्लोप भी बोलते हैं और इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं. इसके अलावा रिग्रेशन लाइन में एक ए वर्ड यूज़ किया जाता है जो कांस्टेंट होता है जिसे हम इंटरसेप्ट बोलते हैं. ठीक है, बी जो है वो आपका स्लोप है. क्वेश्चन नंबर 34, डिस्क्राइब थ्योरेटिकल टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर. किसी भी इंडेक्स नंबर में थ्योरेटिकल टेस्ट को कैसे कौन कौन से हैं. कोई भी इंडेक्स नंबर हो और उसकी अच्छी जो है उसकी के वो आइडियल कैसे होता है उसके कुछ टेस्ट होते हैं. ठीक है, वो जो टेस्ट है एक टाइम रिवर्सल टेस्ट है, एक फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है और एक सर्कुलर टेस्ट. ये तीन टेस्ट हैं. अगर कोई भी इंडेक्स नंबर इसको फुलफिल करता है वो आपका आइडियल इंडेक्स नंबर है. अब फिशर जो है वो आपके पास आइडियल इंडेक्स नंबर है जो ये तीनों टेस्ट फॉलो करता है. ठीक है, उसको सेटिस्फाई भी करता है. अब क्वेश्चन नंबर 35 है, डिफाइन द टर्म लीनियर रिग्रेशन. लीनियर रिग्रेशन क्या होती है, ऐसी रिग्रेशन जो जिनके दरमियान स्टेट और लीनियर रिलेशनशिप हो वो आपकी लीनियर रिग्रेशन होती है. रिग्रेशन क्या होती है, रिग्रेशन जो होती है एक्स और वाई पर मुश्तमिल होती है. डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बेस पर डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड किया जाता है. Regression analysis involving one independent variable and one dependent variable in which the relationship between the variable is approximated by straight line is known as regression line. कि जो regression analysis में एक वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट है
और एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इनके दरमियान के रिलेशनशिप जो है वो अप्रोक्सीमेट आपके पास कितना दिया हो, लीनियर दिया हो, तो आपके पास वो लीनियर रिग्रेशन कहलाता है। उसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है प्लाव, मेजर मीन्स सेंटर, मीन सेंटर, मेजर मीन्स मेथड। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का दूसरा नाम जो है वो मेजर ऑफ लोकेशन है। इसमें मीन, मीडियन, मोड आपका आ जाता है। ज़्यादातर मीन जो है वो ये ज्योमेट्रिक मीन भी आती है, हार्मोनिक मीन भी आती है, लेकिन मीन, मीडियन, मोड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। द एवरेजेस विच टेंड टू लाई इन अ सेंटर ऑफ द डेटा आर कॉल्ड द मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। ऐसी एवरेज जो सेंटर डेटा में लाई करे वो आपकी मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी को शो करता है, या उसको मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी कहते हैं, या मेजर ऑफ लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज मेंट बाय एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज क्या होता है? द कंपोजिशन, डीकंपोजिशन ऑफ द टाइम सीरीज फॉलोइंग आइदर अ मल्टीप्लिकेटिव मॉडल और एडिटिव मॉडल इनटू इट्स डिफरेंट कंपोनेंट फॉर सेपरेटली स्टडी इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। शुरू में मैंने आपको बताया था 4 कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज है, सर्कुलर, सीजनल, साइक्लिकल और इरेगुलर वेरिएशन। इन चारों कंपोनेंट को आप मल्टीप्लिकेटिव मॉडल या एडिटिव मॉडल, कोई से भी मॉडल से अगर आप शो कर रहे होते हो या आप सॉल्व कर रहे होते हो, तो इन सारे कंपोनेंट को एनालिसिस को जो है हम लोग एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज कहते हैं। 38, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। Parameter on any numerical value is calculated from population is called parameter like mu, and statistic is a numerical value is calculated या computed from sample is called statistic, which is represented by x bar s square। इसको याद रखने का तरीका क्या है? P से आपका पॉपुलेशन है तो P से पैरामीटर है। ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो पॉपुलेशन डेटा से कलेक्ट हो वो पैरामीटर है। अब एज फॉर सैंपल है और एज फॉर स्टैटिस्टिक है। अब सैंपल डेटा है तो आप एज फॉर सैंपल याद रखें तो उसको आपको पता होगा स्टैटिस्टिक आएगा विदाउट एस, तो ये आपके पास आएगा। ठीक, तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिग्नल एंड नॉइस। ये आपका टाइम सीरीज का टॉपिक है। नॉइस जो होता है वो डिस्टर्बेंस होती है, सिग्नल आपको किसी जगह जो है वो कोई इंडिकेशन मिली है। ठीक है, अ सिग्नल इज अ सीक्वेंस फॉलोइंग अ रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन। जब टाइम सीरीज डेटा को प्लॉट किया जाता है, ठीक है, तो उसमें अगर जो पैटर्न बन रहा होता है, जो ग्राफ बन रहा होता है, जो हिस्टोरिग्राम बन रहा होता है, उसमें अगर पैटर्न ठीक जा रहा है, स्मूथली जा रहा है, ठीक है, रेगुलर पैटर्न पर जा रहा है, ठीक है, तो वो आपका सिग्नल होगा। ठीक है, अगर उस पैटर्न में कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, ठीक है, कोई इररेलेवेंट वेरिएबल आ जाता है, कोई डिसास्टर आ जाता है उस ईयर में, तो वो आपकी जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। जो इस तरह का पैटर्न चेंज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉइज बोलते हैं। नॉइस जो होती है वो बेसिकली आपके डेटा में किसी की इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन से चेंज आ रहा होता है, उसको कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के यूजेस क्या हैं? नंबर 1, दे आर हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग द फ्यूचर इकोनॉमिक ट्रेंड, के हम फ्यूचर की इकोनॉमिक ट्रेंड के अगला फ्यूचर में इकोनॉमी का ग्राफ कैसा आएगा, वो अप जाएगी, डाउन जाएगी, या क्या होगा, उस चीज़ को मेजर करने के लिए, उस चीज़ को मेजर करने के लिए हम फोरकास्ट करते हैं और वो हम इंडेक्स नंबर से कर सकते हैं। दे मेजर दी सीजनल एंड साइक्लिक वेरिएशन इन टाइम सीरीज। अब टाइम सीरीज में जो साइक्लिकल वेरिएशन और सीजनल वेरिएशन आती है उसके लिए भी हम इंडेक्स नंबर यूज़ कर सकते हैं, इन्फ्लेशन वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। दे मेजर दी परचेजिंग पावर ऑफ मनी, हम इससे परचेजर और मेजर को, परचेजिंग पावर ऑफ मेजर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, डिफरेंशिएट बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डिस्पर्जन। ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन की 2 टाइप्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम जो है फार्मूला अप्लाई करते हैं अपने डेटा सेट पर। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, इट मेजर द वेरिएशन प्रेजेंट बिटवीन द ऑब्जर्वेशन द यूनिट ऑफ द वेरिएबल। इसमें जो होता है वो डेटा सेट का यूनिट तकरीबन आपके पास सेम होता है, ठीक है, और इसमें जो है आपके पास डेटा की जो यूनिट होता है वो सेम होना चाहिए। रिलेटिव डिस्पर्जन, इट मेजर्स द वेरिएशन प्रेजेंट बिटवीन द ऑब्जर्वेशन रिलेटिव टू देयर एवरेजेस। ये जो होता है ये देयर एवरेजेस, रिलेटिव देयर एवरेजेस होता है, मींस के इसमें यूनिट फ्री होता है। जैसे इसमें CV मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आल्सो मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट जो है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ठीक है, और रिलेटिव डिस्पर्जन में आपका जो है वो यूनिट फ्री होता है। इससे गर्ज नहीं है कि डेटा का सेट आपका कौन सा है, सेम एक दूसरे से लिंक करें या नहीं लिंक करें।
क्वेश्चन नंबर 42, डिफरेंशिएट बिटवीन लोअर एंड अपर कोटाइल्स। कोटाइल्स जो है वो बेसिकली 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है डेटा सेट को। इसके 3 कोटाइल है, Q1, Q3 एंड Q2। Q2 जो है वो मीडियन के इक्वल होता है, Q1 जो होता है वो आपके पास लोअर कोटाइल होता है, और Q3 जो होता है वो अपर कोटाइल होता है। अब Q1 को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यानी कि लोअर कोटाइल को, दी लोअर कोटाइल Q1 इज अ पॉइंट विच हैज़ 25% observation less than it and 75% observation are above it. और अपर कोटाइल क्या होता है, इज द पॉइंट विद 75% ऑब्जर्वेशन बिलो इट एंड 25% ऑब्जर्वेशन अबव। 25 से ऊपर और 75 से नीचे होगी तो वो आपकी कोटाइल Q3 है, और Q1 क्या है, 25 से कम और 75 से ज़्यादा होगी तो वो आपके पास Q1 की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स। सिंपल और कंपोजिट इंडेक्स का क्या difference है? A simple index number is a number that measure a relative change in a single variable with respect to time. A composite index number is a number that measure a relative change in a group of वेरिएबल्स रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल वेरिएबल में क्या होता है कि आपके पास इंडेक्स नंबर में आपके पास एक ईयर गिवन है, उसके साथ कोई एक कॉलम गिवन है। फॉर एग्जांपल वो आपके पास वीट का कॉलम है, इससे रिलेटेड जो है वो डेटा है। एक कॉलम गिवन है, एक वेरिएबल को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल वेरिएबल है, तो इसलिए इसको हम जो है क्या बोलेंगे, सिंपल इंडेक्स नंबर बोलेंगे। ठीक है, जब इसके साथ हम एक और वेरिएबल इंक्लूड कर दें लाइक राइस वगैरह हम इसके साथ इंक्लूड कर देते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाता है, ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर आपके पास बन जाता है। ठीक है, डिफाइन कोरिलेशन है कॉजेशन। कोरिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, कॉजेशन जो है वो उसका कॉन्सेप्ट कॉजियल रिलेशनशिप से आया है। व्हेन द कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल इट डज नॉट इम्प्लाई एनी कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि एक जो है वो दूसरे को अफेक्ट कर रहा है तो दूसरा भी पहले को अफेक्ट कर रहा हो। ठीक है, that is, it does not mean that change in one variable causes an affect change in other variable. The changes in the variable may due to chance or some common causes. कम, ठीक है, जो डिफरेंस रिलेशनशिप तो है लेकिन उसका एक दूसरे से पर अफेक्ट ना आ रहा हो, ठीक है, वो कोरिलेशन है। अगर अफेक्ट हो रहा हो तो वो आपके पास कॉजेशन है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस डेटा। एनी डेटा इन counting style numeral is called discrete data. On the other hand, the data observed in measuring style is called continuous data. जो काउंटेबल फॉर्म में होता है वो आपका डिस्क्रीट डेटा होता है, जो आपका मेजर की फॉर्म में होता है वो आपका कॉन्टिन्यूस डेटा होता है। मेजरिंग मीन हाइट, वेट, टेम्परेचर। और डिस्क्रीट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन क्लासरूम, नंबर ऑफ टीचर इन कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 46, डिफरेंशिएट बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। रिग्रेशन और कोरिलेशन में क्या डिफरेंस है? रिग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ estimating the dependence of one variable on the basis of another variable, कि हम एक वेरिएबल की बेस पर दूसरे वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट की बेस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं। वाइल द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, दो वेरिएबल के दरमियान डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए हम कोरिलेशन फाइंड करते हैं। कोरिलेशन फाइंड करने के लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं, और रिग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो बी वाई ऑन एक्स, बी एक्स ऑन वाई का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, राइट डाउन द नेम ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर कौन कौन से ग्राफ अप्लाई किए जा सकते हैं? हिस्टोग्राम, ठीक है, हिस्टोरीग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ओगिव, ये सारे जो है आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ हैं। इनमें से कोई आप 3 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, राइट डाउन दी जनरल रूल्स ऑफ टेबुलेशन। टेबुलेशन यानी कि किसी भी टेबल को क्रिएट करना हो तो क्या रूल होने चाहिए? इट शुड बी सिंपल एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वो सिंपल होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। इट शुड नो प्रोवाइड अ बेस फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कि उसको हम फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकें। आ टेबल शुड लेट द डेटा स्पीक। टेबल ऐसा होना चाहिए, आ टेबल शुड लेट द डेटा स्पीक, ये है कि टेबल ऐसा होना चाहिए कि कोई आम पर्सन भी उसको देखे तो आपको बता सके कि इसकी इस डेटा की क्या डिस्क्रिप्शन टेबल में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 49, राइट एनी टू लिमिट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
के लिमिट 2 लिखनी है, आप 2 या 3 कोई भी, लेकिन एग्जैक्ट लिखनी है। इट डील्स विद एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिंगल वैल्यू को डिस्कस नहीं करता, वो एग्रीगेट्स या ग्रुप ऑफ वैल्यूज को डिस्कस करता है। इट इज़ मोस्टली यूजफुल फॉर द एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। ये क्वांटिटेटिव डेटा के लिए बेस्ट है। स्टैटिस्टिक रूल्स एंड लॉज डज नॉट होल्ड इन एवरी केस। ज़रूरी नहीं कि स्टैटिस्टिक जो रूल एक पर अप्लाई हुआ है वो दूसरे पर अप्लाई हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मल्टीप्लिकेटिव मॉडल एंड एडिटिव मॉडल ऑफ अ टाइम सीरीज। एडिटिव मॉडल जो 4 कंपोनेंट्स हैं उन सब को अब मैं ऐड कर दे, जैसे कि ये सामने आपके नज़र आ रहा है, इनको ऐड कर दे तो ये एडिटिव मॉडल है। अगर इसके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का निशान आ जाए तो ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इट इज़ यूज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ सीजनल एंड रेजिडुअल वैल्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रेंड। जो आपका सीजनल और रेजिडुअल्स हैं वो आपके ट्रेंड से इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि इसमें जो है वो सीजनल और रेजिडुअल जो होते हैं वैल्यूज, सीजनल और रेजिडुअल वैल्यूज जो होती हैं वो ट्रेंड के इर्द गिर्द मूव कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 52, डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा फर्स्ट हैंडी डेटा है जिस पर कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई नहीं होता, और जबकि सेकेंडरी डेटा पे हम कोई ना कोई टूल अप्लाई कर देते हैं। द मोस्ट ओरिजिनल फॉर्म इन नेचर एंड हैव नॉट अंडरगोन एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, while the data which have undergone any sort of statistical treatment is called secondary data। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 53 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सर्कुलर ट्रेंड एंड सीजनल ट्रेंड। सर्कुलर ट्रेंड जो होता है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है, ठीक है, इसमें इंक्रीजिंग पैटर्न होता है और डिक्रीजिंग पैटर्न होता है। ये टाइम सीरीज का पहला कंपोनेंट है। साइक्लिकल वेरिएशन जो है वो आपका साइकिल्स अप्स एंड डाउन आ रहे होते हैं, और साइक्लिकल बिजनेस की बेस्ट एग्जांपल जो है वो बिजनेस साइकिल है। सर्कुलर ट्रेंड इन अ टाइम सीरीज अ लॉन्ग टर्म स्मूथ अंडरलाइंग पैटर्न ऑफ चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस सीरीज। टाइम टू टाइम जो है स्मूथ और लॉन्ग टर्म जो चेंजेस आ रही होती है उसको हम सर्कुलर ट्रेंड के थ्रू मेजर करते हैं। वाइल द सीजनल वेरिएशन ऑफ अ टाइम सीरीज दैट रिपीट्स इटसेल्फ थ्रू आउट द टाइम सीरीज हैज़ अ रिकरेंशन पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। 1 ईयर में जो है वो कुछ टाइम के बाद जो इसमें रेपिटेशन आ रही होती है अप और डाउन की, उसको मेजर करने के लिए यूज़ करता है। फिर इसके लिए बता रही कि बिजनेस साइकिल इसके लिए बेस्ट है। ये आज की आपकी स्लाइड्स थी, इसके शॉर्ट थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, ये आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।